सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। जब हमने तबीब के मुआविन से तफ्तीश की, मालूम हुआ कि उसे इस्माइल पाशा ने हुक्म दिया था। इस्माइल पाशा? इस्माइल पाशा को जहाज के जरिए रवाना कर दिया गया। ये कैसे हो सकता है? वजीर आजम साहब ऐसा हुक्म कैसे दे सकते हैं? हमें मजीद आदमी भर्ती करने की जरूरत है, और इसके लिए हमें मजीद रकम मशरिक की जानिब भेजनी होगी। बताओ बदबख्त, ये हथियार यहाँ क्यों है? ये रकम कैसी है? ये अजीम आर्मेनिया का सिक्का है। आपके लिए फिक्रमंद होने वाला कोई और भी है। क्या वाकई? मैसियत, आपसे आपका ओहदा वापस लिया जाता है। एक पाशा की हैसियत से हैयत मखसूसा का हिस्सा रहेंगे और सिपाहियों की सरपरस्ती करेंगे, लेकिन अब आप जासूसों के सरबराह नहीं हैं। खून रेजी के बगैर आजादी का हसूल मुमकिन नहीं। तुम्हारा सरबराह कौन है, बताओ? मुझे 3 के ऐवान ने यह काम दिया है। हमें अपनी बुनियाद मजबूत करनी होगी, और उस बुनियाद में आप, हम और इस्माइल हक्की साहब होंगे। मैं आपके आने से पहले ही राजी हो चुका था, मगर मेरी कुछ शराइत है। तो फिर हमारी भी कुछ शराइत होंगी। वहाब कभी कभार अपने फायदे का काम करता है, मगर वो रियासत, परचम और अपनी कौम के साथ गद्दारी नहीं करता। ये उसकी तरबियत में नहीं है। हमारे बेटो, आप अर्तुरुल दस्ते के सिपाही हैं, सऊद से हैं, हमारे हमवतन हैं। आपने उस इलाके का पानी पिया जहां इस रियासत की बुनियाद रखी गई थी। अगर कोई ना भी हो तो भी आप इस रियासत के लिए मौजूद होते हैं। महमूद पाशा के अलावा तमाम पाशा हजरात बशमूल वजीर आजम साहब पर हमें बिल्कुल एतबार नहीं रहा। अब आपको एक अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तहसीन पाशा आपको कुछ दस्तावेजात देंगे। उनमें पाशा हजरात के बारे में तमाम मालूमात दर्ज हैं। वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, सब इसमें दर्ज है। आपको उनके हर कदम पर नजर रखनी होगी, वो भी आज ही से। वो किससे मिलते हैं, किससे बात करते हैं, कहाँ आते जाते हैं, उनके घर कौन आता जाता है, आप हमें हर बात की खबर करेंगे। क्या आप समझ गए? जी हम समझ गए। सिपाहियों, महमूद पाशा के बारे में भी कुछ तहकीकात की जाएंगी। अगर जरूरत पड़ी तो उन पर भी नजर रखने को कहा जाएगा। आपकी जिम्मेदारी आज से शुरू होती है। आपकी शनाख्त जाहिर ना हो। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। आमीन। मैंने एक टकसाल पर छापा मारा। यह रकम वहां से मिली है। चाचा ने मुझे बताया कि उन्होंने मशीनें तुमसे ली हैं। क्या यह बात सच है?
चाचा ठीक कहते हैं। पाया तख्त में आने वाली मशीनें मेरे ही जरिए आती हैं या मेरी इजाजत से आती हैं, लेकिन मसला समझ नहीं आ रहा। ये किस रियासत का नोट है? नाम निहायत अजीम अर्मीनिया का। टकसाल चलाने वाले शख्स ने बताया कि वो लोग 3 के ऐवान के लिए काम करते हैं। बदबख्त दुश्मनों, इनके काम तो देखो जरा। 1 माह कबल ही उन्होंने मुझसे बयोलियो के लिए 6 मशीनें मांगी थी। मैंने दे दी। मुझे क्या मालूम था कि वो इस काम में इस्तेमाल करेंगे। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं जानता अशरफ अजीज साहब। वहाब, झूठ बहादुर आदमी को जेब नहीं देता। ये रियासत का मसला है। अगर तुम इस काम में वाकई मुलविस पाए गए तो जान लो वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। अगर इस मसले में मेरा जर्रा बराबर भी दखल हुआ तो आप देर किए बगैर ही मेरा सर कलम कर सकते हैं। सुल्तान मौसम, आपकी अदालत के दौरान इस्सत पाशा को इस काबीना का हिस्सा बनाने पर इत्तेफाक हुआ। हमें इल्म है, इसलिए आज हमने इस्सत पाशा को यहाँ तलब किया है। सुल्तान मुअज्जम, मुझे बहुत खुशी है कि यूनान की जंग के बाद आपने मुझे पाशा का लक़ब दिया। मैं इस बात पर आपका शुक्रगुजार हूँ। हमारी तरफ से बहादुरी, जुर्रत और वफादारी का हमेशा बराबर सिला दिया जाता है पाशा। पाशा हजरात, आज से तमाम मामलात की सरपरस्ती वजीर आजम साहब करेंगे। कुछ अरसे के लिए हैयत मखसूसा भी वजीर आजम साहब की सदारत में कायम होगी। सुल्तान मौसम, मुझे डर है कि इस तरह फैसले ताखिर का शिकार हो जाएंगे। हम देख चुके हैं कि वजीर आजम पाशा ने तमाम मामलात को एहसन तरीके से निभाया है, सिवाय बाहर जाने वाली दस्तावेजात के। मैं तहकीकात करवा रहा हूँ सुल्तान मौसम। आज से कुछ फैसले वजीर आजम साहब ही करेंगे। आप सब अपनी दरखास्त इनके सामने पेश करेंगे और तमाम फैसले हमसे मुशावरत या हमारी रजामंदी के बाद ही तय हुआ करेंगे। और अगर फौरी हुक्म जारी करना हो? पाशा, रोजमर्रा के उमूमी मामलात आप खुद तय किया करेंगे। अगर कोई अहम बात हो तो हमसे मशवरा करेंगे। जब से मैं यहां आया हूं मुझे हर मामले के पीछे 3 का ऐवान मिला है। हमें जल्द ही उन पर काबू पाना होगा। मैं इस ऐवान में शामिल होना चाहता हूं। बहुत अच्छा ख्याल है आपका, लेकिन जनाब वहां शामिल होने के लिए आपके पास ऐवान के अरकान की इजाजत होना बहुत जरूरी है। यह ऐसा कोई गुंडा जिसके पीछे इलाके की ताकत मौजूद हो। अगर आप चाहें तो मैं अपनी नशिस्त छोड़ सकता हूं। अगर मेरा मकसद तुम्हारी जगह होती तो मैं इस पेशकश से पहले ही ले चुका होता वहाब। मेरा मकसद कुछ और है। और वो क्या है? 3 के ऐवान में अक्सरियत का हसूल, इसलिए हम दोनों का वहां होना बहुत जरूरी है। तो आप वहां कैसे दाखिल होंगे? उनकी जगह पर कब्जा करके। क्या मतलब? ततावली का सबसे पसंदीदा मुकाम कौन सा है? बेकहवा खाना। ठीक है, बेकहवा खाना अब से मेरा है। ऐसा मत करें अशरफ अजीज साहब। अगर आपने ऐसा कुछ किया तो लड़ाई हो जाएगी, बल्कि यूं समझें कि एक जंग छिड़ जाएगी। जंग बहुत पहले छिड़ चुकी है वहाब। मैं इससे अगली सफ में लड़ूंगा। वो लोग गुंडागर्दी की आड़ में अपनी एक अलग रियासत बना रहे हैं। ऐवान में मौजूद गीदड़ उस तरह के गुंडे नहीं हैं जिस तरह के गुंडों को तुम जानते हो। मैं एक रियासत में दूसरी रियासत कायम नहीं होने दूंगा। तहसीन पाशा, आपने मुझे बुलाया? जी हाँ पाशा, मुझे आपसे कुछ जरूरी काम है।
आपको मेरे साथ बाहर चलना होगा। सुनिए बेटा, मैं अकेले महमूद पाशा के साथ जाना चाहता हूं। आप यहां इंतजार कीजिए। जो हुकुम पाशा। दरवाजा खोलें। तलत साहब, मिशन तंजीम चनार के दरख्त की तरह है। उसकी शाखें वाज़े हो सकती हैं मगर उसकी जड़ें जमीन में इंतहाई गहरी होती हैं। आहिस्ता आहिस्ता राजदारी बढ़ती है और यकीनन ताकत भी। आप सबसे निचले दर्जे से शुरू करेंगे, सबाह 3 की तरह। आपने कहा था आपकी कुछ शराइत हैं, मगर पहले हमें अपने कुछ इक़दामात की वजाहत दीजिए। जिसने मुल्क को आज़ादी दिलाई सुल्तान अब्दुल हमीद ही था। वो उसने कानून असासी का ऐलान किया, लेकिन फिर क्या हुआ? बच्चे को दूध बंद कर देने वाली मां की तरह दूध रोक लिया। शायद हम बड़े हो गए, लेकिन हम कमजोर हैं। जैसे किसी बच्चे का दूध कब्ल वक्त रोक दिया गया हो। जनाब का रसूल, मैं चाहता हूं वो जो कमजोर बच्चा था बड़ा आदमी बने। एक मुकम्मल आदमी होना चाहिए उसे, ताकि वो लोगों पर असर डाल सके, खुद को महरूम रखने वालों से, उसका हक ना देने वालों से हिसाब ले सके वो। लेकिन तलत साहब, ये कैसे मुमकिन होगा? हम लोग मुनज़्ज़म होंगे। हमारा एक बड़ा राज होगा सबाहद्दीन, कोई वो राज नहीं जान सकेगा। हम ऐसे काम करेंगे जैसे हमारे पास कोई राज है, गोया हमारे पास कोई निजात का रास्ता मौजूद है, लेकिन हम उसे सबसे छुपा कर रखेंगे। तो क्या आपके पास कोई हल नहीं है? नहीं, लेकिन हम ऐसे जाहिर करेंगे जैसे कि है। जो लोग हमारे साथ शामिल होंगे वो यकीन रखेंगे कि वक्त आने पर वो ये राज जान जाएंगे, और ये राज हमें उस वक्त मालूम होगा जब अब्दुल हमीद मासूल हो जाएगा। कैसे? रियासत का इंतजाम संभाल कर। राज सिर्फ रियासत ही संभालने में है, तभी तो हम जान सकेंगे कि ये माजरा क्या है। इसी वजह से हम अपने राज सरकारी अफसरान में, तालिबे इल्मों में, फौजियों में, इमामों में, पादरियों में, राहिबों में, डाकुओं में, देहातों में, अमीरों और गरीबों में, यहाँ तक कि रियासत के हर तबके में हम उसे तलाश करेंगे। आप इस तरह की पैवनकारी से किसी चीज का अहाता नहीं कर सकते। हाँ, शायद इस गिलाफ में मुख्तलिफ कपड़े हों, लेकिन जब वो सब एक साथ सिल जाएंगे तो एक बहुत बड़ा जुब्बा बन जाएगा। तब हम लोग रियासत को ढांप सकेंगे। कुछ देर के लिए जुल्मत और अंधेरा होगा, लेकिन जब हम लोग पर्दा उठाएंगे तो वो इनकलाब का दौर होगा। उसके बाद वो आंखें जिन्हें अंधेरे की आदत है वो रोशनी देखेंगी जो हम दिखाएंगे, तो उन्हें सब रोशन दिखाई देगा, और फिर हम इख्तिदार पर कब्जा कर लेंगे। यानी हम अब्दुल हमीद के तमाम मुखालिफिन को मुत्तहिद करके उसे मासूल कर देंगे। कुछ समझ नहीं आया मुझे, लेकिन मैं पुरजोश हूं। यही तो मैं चाहता हूं। वो कुछ भी नहीं समझ सकेंगे, लेकिन समझने का दिखावा जरूर करेंगे वो लोग। तलत साहब, ये याद रखिएगा कि वो वक्त आने पर आपको कुले कहवा खाने के नीचे चश्मे से ले जाएंगे और हमारे पास लेकर आएंगे, ताकि हमारा भाईचारा मुकम्मल हो जाए। हम कहाँ जा रहे हैं तहसीन पाशा? तजस्सुस के साथ परेशानी भी होने लग गई है मुझे, और फिर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि आप इस तरह थक रहे हैं। मुलाजिम को साथ आने देते, वो कुर्सी को धकेल लेता। ऐसी कोई बात नहीं पाशा। हम यहाँ क्यों रुके हैं? पाशा, मुझे एक छोटा सा काम है। वैसे भी आप इस हालत में सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते। मैं फौरन वो काम करके वापस आता हूँ। आप यहाँ मेरा इंतजार करें, कहीं जाइएगा मत। मुझे ऐसे अकेले छोड़कर जाएंगे? मैं बस अभी वापस आ जाऊंगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। अच्छा, तो फिर ठीक है। हाय अल्लाह, तहसीन पाशा, ये कुर्सी को क्या हो गया?
ये बग्घी तो मेरी तरफ आ रही है। तहसीन पाशा मेरी मदद करे। बग्घीबान रुक जाओ। बग्घीबान रुक जाओ। तहसीन पाशा बग्घीबान। महमूद पाशा, आप ठीक है ना? मैं बस मरने ही वाला था, कसम से। मैं बग्घी के नीचे आकर मरने वाला था। मैंने देखा पाशा, मैंने देखा। आपने देखा था? अगर देख लिया था तो फिर आपने मेरी मदद क्यों नहीं की? मुझे अकेले बीच सड़क पर क्यों छोड़ दिया आपने? आपने देखा या नहीं? अगर ऐसा है तो अरे हाँ, तो आप मेरा भी इम्तिहान लेना चाहते थे। आप ये देखना चाहते थे कि मैं चल सकता हूं या नहीं, क्योंकि दूसरे पाशा हजरात की तरह मुझ पर भी शक किया जा रहा है। मैं मजबूर था पाशा। मजबूर थे आप? तो आप मजबूर थे। मैं मोहताज हूं इस कुर्सी का पाशा, वो भी सारी जिंदगी के लिए। लेकिन अब जब आप मुझ पर शक कर रहे हैं तो मैं आपको वो बात बताता हूं जो अब तक किसी को नहीं बताई। सुल्तान मुअज्जम ने सबाहतीन को जिस दिन मुआफ किया था, वो याद है आपको? जी मुझे याद है। उस दिन मुझे दिल का दौरा पड़ा था पाशा। क्या कहा पाशा? उसी दिन सबाहतीन की वजह से, मेरे बेटे की वजह से, मैं उस दिन बंदरगाह पर गया था। मेरा मकसद सबाहतीन को अलविदा कहना था। मुझे लगा वो शर्मिंदा है, लेकिन वो मुझ पर हंसने लगा। उसने कहा मैं बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूं। उसने कहा मैं बिल्कुल नहीं बदला और ना ही कभी बदलूंगा। अपनी सारी जिंदगी अब्दुल हमीद की मुखालिफत में गुजार दूंगा। क्या आपको अंदाजा है? उसने हम सबको धोखा दिया, आपको, सुल्तान मुअज्जम को, सबसे बढ़कर अपने बाप को। मेरा दिल गद्दार बेटे का गम न सह पाया और उसी वक्त वहीं जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन वो मेरे सामने वहां से चला गया। उसने मुझे मुड़कर देखा तक नहीं, हंसता हुआ चला गया, मुझे मौत के मुंह में छोड़ गया। आप जानते हैं पाशा, उस दिन मैं समझा कि जिस बेटे से मेरी तवक्कुआत वाबस्ता थी, वो कभी भी नहीं सुधरेगा। लेकिन पाशा, मैं आपको सच बताऊं, ये जो मेरी माजूरी है ना, ये परेशानी की बात नहीं। ये जो आपने मेरा इम्तिहान लिया है ना, ये इम्तिहान नहीं है तहसीन पाशा। मेरा असल इम्तिहान ये है कि मैं शर्मिंदा हूं सुल्तान मुअज्जम के सामने कि मैं अपने बेटे की सही परवरिश नहीं कर पाया। ये है मेरा असल इम्तिहान। गमगीन ना हो पाशा, गमगीन ना हो। नहीं पाशा, रोइए मत आप। यकीन कीजिए, औलाद का गम बहुत भारी होता है, बहुत भारी। मैं समझता हूँ पाशा, मैं समझता हूँ। तोफान एलिजिया, तुम में से कौन है? मैं हूं। क्यों, क्या हुआ? तुम अपने भाई की ताकत से काम के सरबराह थे। जिंदान में तुम्हारे भाई को 1 घंटा पहले अपने बिस्तर पर ढेर कर दिया गया है। दौलत देरेली कौन है? हाँ कहो, मैं हूं। तुम बहुत से यतीम और मिस्कीन बच्चों को गलियों में भीख मांगने पर मजबूर करते हो ना? अब वो 150 बच्चे आजाद हो चुके हैं, वो रियासती तहफ्फुज में हैं। अब तुम्हारे पास कोई सरमाया नहीं है दौलत देरली। अगर अपनी जान नहीं गंवाना चाहते तो तुम उन यतीम बच्चों के तालीमी अखराजात उठाओगे। मेरी तरफ देखो, तुम में से कोई भी इन बातों पर अमल नहीं करेगा। हमें अपनी बातों से हंसाने के लिए शुक्रिया। अब चलो, निकलो यहां से। तुम जानते हो ये बेकहवा खाना है। नाम क्या है तुम्हारा? निशानियान।
तुमने 2 साल पहले एक लड़की के साथ बदतमीजी की थी और उसके 3 हफ्ते बाद तुम्हारी शिकायत लगाने की वजह से तुमने उस लड़की को उसके माँ बाप और उसके भाई समेत कत्ल कर दिया। झूठ है ये, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल ताल्लुक है। आज तक कोई भी तुमसे इस मामले में कुछ भी पूछने वाला नहीं था, लेकिन आज मैं यहाँ तुमसे इसकी कीमत वसूल करके रहूंगा। बैठ जाओ। मैं हूं अशरफ अजीज। सब सुन लो और सबको सुना दो। अल्लाह, कुरान करीम, पैगंबर रसूल, अहले बैत और सहाबा कराम, खुलफा राशिदीन, अशरा मुबशरा और हमारे सब इमाम, सल्तनत आलिया और हमारी इस रियासत के आखिरी सुल्तान, सुल्तान अब्दुल हमीद खान और उनके खानदान और तमाम साबिका सलातीन की याद में परचम बुलंद करता हूं और इस परचम तले अमन में रहने वाली रियाया की हद तलफी और हद से तजावुज करने वालों को कड़ी सजा देना मेरा फर्ज है और मजलूम की हिफाजत करने का पाबंद हूं। आइंदा हर बढ़ने वाले हाथ, रियासत के खिलाफ बोलने वाली जुबान, शिर्क की तरफ जाने वाले पांव और सरकशी करने वाले को जमीन और आसमान के मालिक अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, उनका सर काट दूंगा और उनका नामो निशान तक मिटा दूंगा। सुन लिया तुम सबने? कहिए तहसीन पाशा। सुल्तान मौसम, मैंने बजाते खुद महमूद पाशा का इम्तिहान लिया है। नतीजा? मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये सच है कि वो चल नहीं सकते। अल्लाह उन्हें शिफाता फरमाए। सुल्तान मौसम, महमूद पाशा ने एक और मामला मेरे गोश गुजार किया है। उन्हें दिल का दौरा किसी सबब पड़ा। क्या सबब था? सुल्तान मौसम, जब महमूद पाशा अपने बेटे सबाहद्दीन को अलविदा कहने बंदरगाह गए तो सबाहद्दीन ने कहा कि वो अपने किए पर बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं है और ना ही उसकी सोच बदली है और ना कभी बदलेगी। ये सुनकर वो बहुत अफसुर्दा हुए और दिल का दौरा पड़ने से जमीन पर गिर गए। क्या वो यहाँ है? जी सुल्तान मौसम। बुलाइए अंदर। जैसा आप चाहें। दरवाजा खोलिए। अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए सुल्तान मौसम। आइए महमूद पाशा। अल्लाह उम्र दराज फरमाए आपकी। महमूद पाशा, तहसीन पाशा ने हमें सबाहद्दीन के बारे में तमाम बातों से आगाह कर दिया है। सुल्तान मौसम, ये सच है। उसने मुझे बहुत दुख पहुंचाया। वो हमेशा ही मेरे लिए परेशानी का बाइस बनता रहा है। मैं उस वक्त आपको आगाह नहीं कर सका, माफ कर दीजिए। लेकिन सुल्तान मौसम, आप भी एक बाप हैं। बाप के एहसासात किसी चट्टान की तरह होते हैं। आप उसे दिल से नहीं निकाल सकते, खुद से अलग नहीं कर सकते। सुल्तान मौसम, आप ठीक कह रहे हैं महमूद पाशा। आज से हम तहसीन पाशा, इस्माइल हकी साहब और आप भी तमाम खुफिया फैसले यहां तय करेंगे। बाकी पाशा हजरात के इल्म में सिर्फ वही बातें होंगी जो उनके लिए जानना जरूरी है। हमें आप पर पूरा भरोसा है। अशरफ अजीज ने टकसाल पर छापा मारा है और अब तुम उसकी नजरों में गुंडे नहीं बल्कि पहाड़ों में छुपे डाकुओं की तरह हो। ठीक है, तुम जाओ। अशरफ ने बेउलू कहवा खाने पे भी छापा मारा है। उसने निशानियान को मार दिया और कहा बेउलू मेरा है। अब ये तो खुली जंग है। जो होता है हो, मैं अपने आदमियों को जमा कर रहा हूं। ठहरो, रुक जाओ, बैठो, बैठ जाओ। अब हम वो करेंगे जिसकी तवक्को भी नहीं
की जा सकती। हम अशरफ अजीज को गलतियों का मौका देंगे। किसके साथ? रियासत के साथ। किसी रियासती ओहदेदार को खेल से हटाने का बेहतरीन तरीका यह है कि रियासत को उसके खिलाफ कर दिया जाए। एक आदमी अपनी रियासत के लिए जान कुर्बान करता है, अपने खानदान और अपने बच्चों को नजरअंदाज करता है, जरूरत पड़ने पर अपनी जान भी दांव पे लगा देता है। वो खुश होता है चाहे रियासत उसे रुतबा दे या ना दे। लेकिन जब रियासत उस आदमी को रियासती उमूर से बाज रखती है तो वो शख्स अपना मकसद हयात खो देता है। ततावली तो वो रियासत के खिलाफ हो जाता है। लेकिन हम ये आखिर कैसे कर सकते हैं? हम रियासत को आगाह करेंगे कि अशरफ अजीज गुंडों में शामिल हो चुका है। हम उसके खिलाफ शवाहिद इकट्ठे करेंगे। सुल्तान मौसम, निशाना लेने वाली बंदूक के माहिर अपनी तजवीज देने के लिए तशरीफ लाए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें हथियारों के बारे में काफी मालूमात है। वो पहले भी रियासत की तरफ से दी गई जिम्मेदारियां निभा चुके हैं और आलमी सतह पर होने वाली असलहा की तरक्की से भी खूब वाकिफ है। सुल्तान मौसम, बुला लीजिए उन्हें। जी सुल्तान मौसम। दरवाजा खोलिए। आइए जनाब, आइए। आइए। खुशामदीद आलिम साहब। शुक्रिया सुल्तान मुअज्जम। आलिम साहब, हम आपसे एक अहम सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन ये बात इस कमरे में ही रहेगी। जरूर सुल्तान मुअज्जम। आप एक बार नमूने के तौर पर एक बंदूक हमारे पास लाए थे। जी सुल्तान मुअज्जम। जब रूसियों को 1893 में हमारे हथियारों के मुकाबले मात हुई तो उन्होंने फ्रांसीसियों के साथ मिलकर ये हथियार तैयार किए। ये एक मौसर हथियार है, लेकिन हम कुछ और पूछना चाहते हैं। आपने हमें जो नमूने दिखाए, उसके अलावा क्या पूरे शहर में किसी और के पास ये हथियार है? सुल्तान मुअज्जम, ये हथियार मैंने एक रूसी इदारे से खुफिया तौर पर खरीदे ताकि हमारी रियासत को इस हथियार से शनासाई हो जाए और हम उनके मुकाबले के लिए तैयारी कर सकें। हमारे पास बस वही नमूने थे जो आपको पेश किए गए। यानी किसी और के पास ये हथियार नहीं? बाद में मुझे मालूम हुआ कि मैंने जितनी बंदूकें खरीदी उनमें से एक बंदूक कम है। यानी कि वो चोरी हो गई। मैंने उसकी शिकायत दर्ज करवाई थी, मगर कोई नतीजा नहीं आया। फिर मैं खुद इसकी तहकीक में लग गया तो मालूम हुआ कि किसी ने बंदरगाह के एक मुहाफिज को रिश्वत देकर बंदूक चुराई। और वो कौन है? उसका कोई सुराग नहीं मिला, बस एक पता मिला था। मालूम नहीं वो जगह किसकी है और बंदूक क्यों चोरी की गई। मैं परेशानी से बचने के लिए मामले की तह तक नहीं गया। क्या आपको वो पता याद है? सरांजी ढलान पर मकान नंबर 4। ठीक है आलिम साहब, आप दूसरी रियासतों के हथियारों के बारे में अपनी तहकीकात जारी रखिए। रियासत की नजर में आपका काम काबिल कदर है। अब आप जा सकते हैं। आप वो पता सुनकर हैरान हो गए पाशा। किसका पता है ये? सुल्तान मौसम सलीम पाशा का है। सलीम पाशा? तो क्या कातिब साहब को सलीम पाशा ने कत्ल किया है? मश्क के दौरान वो भी मौजूद थे, लेकिन उनकी गोलियां तो पूरी थी। शायद उन्होंने किसी और से ये काम करवाया हो। लेकिन अहमद पाशा ने तो यही बताया था कि रेल में सलीम पाशा ने जहरीला अखबार पकड़ाया। ऐसा ही कहा उन्होंने, लेकिन हमारे जहन में इसके अलावा भी एक और बात है। वो क्या है? मान लिया कि वो शख्स सलीम पाशा से टकराया और उन्होंने उसके हाथ में पकड़े अखबार को उसी जहरीले अखबार से तब्दील कर दिया। यानी उस शख्स ने अखबार अहमद पाशा के कमरे से लिया था। सलीम पाशा को कैसे इल्म हुआ कि वो शख्स कौन सा अखबार लेकर आने वाला है कि उन्होंने उसी जैसे अखबार पर जहर लगाकर उस शख्स को वापस कर दिया। आप सही फरमा रहे हैं। सलीम पाशा, आप दोनों ही मेरे करीब तरीन होंगे। इस्सत पाशा, आप
अस्करी तजर्बा रखते हैं, और सलीम पाशा, आपका हुकूमती तजर्बा हमारे लिए कारामद होगा। शुक्रिया वजीर आजम साहब। अस्सलाम वालेकुम पाशा। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या है पाशा? इस फहरिस्त में उन तुलबा के नाम हैं जिन्हें बरतानवी सिफारत खाने ने परवाना राहदारी दिया है। इनमें से कई ने पहले भी दरखास्त दी थी, लेकिन अब एक साथ उन्हें परवाना राहदारी दे दिया गया है। हमारा इस मसले से क्या लेना देना पाशा? बरतानवी सफारत खाना जब चाहे जिसे चाहे परवाना राहदारी दे सकता है। पाशा, पहले भी कई बार इनकी दरखास्त को मुस्तरद किया गया है, लेकिन अब सबको एक साथ परवाना राहदारी दे दिया गया है। क्या ये अजीब बात नहीं? मेरे ख्याल से तो है। ये फहरिस्त मेरे हाथ आते ही मुझे एक बात याद आई। इस फहरिस्त में मौजूद तलबा को पहले भी बरतानवी सिफारत खाने से परवाना राहदारी दिए जाने की सूरत में मकतब में सिखाए जाने वाले उस्मानियों की टेलीग्राफ मशीन के खाके बरतानवियों को बेचने का वादा लिया गया था। ये लोग तलबा नहीं बल्कि गद्दारों का टोला है। अब पाशा, मैं चाहता हूं कि फौरी तौर पर इनकी गिरफ्तारी के अहकामात जारी किए जाएं। अगर हमने इन्हें गिरफ्तार ना किया तो ये आजादाना तौर पर यहां से चले जाएंगे। अहमद पाशा, मैं हुक्म जारी नहीं करूंगा, वरना आवाम बगावत पर उतर आएगी। पाशा, ये एक मुश्किल फैसला है, लेकिन आपको यह हुक्म जारी करना होगा, क्योंकि यह रियासत के दिफा का मामला है और सांप को बिल में ही मार देना बेहतर होता है। मैंने मसला बयान कर दिया है पाशा, लेकिन अगर आपने अहकामात ना दिए तो आप इसका हिसाब नहीं दे पाएंगे। इन तमाम तलबा को फौरी गिरफ्तार करके इन सब से तफ्तीश होनी चाहिए। ठीक है पाशा, ठीक है। मैं हुक्म देता हूं कि इस फहरिस्त में दर्ज तमाम तलबा को फौरी गिरफ्तार किया जाए। भाइयों, मेरी बात सुनो। वो मुखालफत करने वाले हर शख्स को गिरफ्तार कर रहे हैं। सिपाही हमारे बारे में पूछगछ कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? हम वही करेंगे जिसका हमें हुक्म दिया गया है। चलो आ जाओ। ये सब कुछ तुम भी पढ़ो। कोई ऐसी जगह से नहीं हिलेगा। गिरफ्तार करो सबको। चलो चलो लेकर चलो। हमने कुछ नहीं किया। चलो आगे बढ़ो, सब पता लग जाएगा। चलो। फौरन कब्रिस्तान खाली कर दें। अगर ऐसा ना हुआ तो हमें मजबूरन खुद यह काम करना पड़ेगा। आप लोग किस हक से हमें गिरफ्तार करना चाहते हैं? वो तो आपको मालूम हो ही जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये हमें कभी मालूम नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम लोग यहाँ मौजूद हैं, आप लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये एक बरतानवी कब्रिस्तान है। यहाँ जंग में मारे जाने वाले बरतानवी सिपाही दफन हैं। यह कब्रिस्तान बरतानवी हिफाजत में है और हमें यहाँ से सिर्फ और सिर्फ बरतानवी निकाल सकते हैं। वो कुछ ही देर में यहाँ पहुँचकर हमें ले जाएंगे। अगर आप लोगों में इतनी ताकत है तो हमें यहाँ से निकाल कर दिखाएं। सुल्तान मौसम, वजीर आजम साहब के हुक्म से कुछ गिरफ्तारियां अमल में आई हैं। किन लोगों को गिरफ्तार किया गया है? मुखालिफ सोच रखने वाले तलबा को। क्या हम हर मुखालिफ सोच रखने वाले को गिरफ्तार करेंगे पाशा? और सिर्फ यही नहीं, मुखालिफ सोच रखने वाले इंजीनियरिंग के तलबा ने बरतानवी कब्रिस्तान में पनाह ले रखी है, बरतानवी राहदारी के साथ। वो मुंतजिर हैं कि बरतानवी उन्हें वहां से आकर ले जाएं।
वजीर आजम को हमारे पास भेजिए। जो हुक्म सुल्तान मौसम। क्या हम इस पर भरोसा कर सकते हैं? मुझे पूरा भरोसा है और आपको भी होना चाहिए। ठीक है, मेरी कही बात को हर्फ पा हर्फ लिख लो अपने पास। उस्मानी सिपाही मुखालिफ सोच रखने वाले मुट्ठी भर तलबा का सामना करने से आजीज है। वजीर आजम फरीद पाशा, बताइए ये सब क्या हो रहा है? सुल्तान मौसम, अहमद पाशा मेरे पास एक फहरिस्त लेकर आए और तुलबा की गिरफ्तारी की इजाजत तलब की। क्या उनके खिलाफ कोई सबूत है? वो तुलबा बगैर तार वाले टेलीग्राफ पर काम कर रहे हैं सुल्तान मौसम, और उन्होंने ये राज बरतानिया को फरोख्त करने का मुआहिदा कर रखा है, और मुआहिदे के तहत उन सब तुलबा को परवाना राहदारी फराहम किया जा रहा है। अहमद पाशा ने इसी मामले पर मुझसे गिरफ्तारी की इजाजत तलब की और मैंने रियासत के दिफा की खातिर इजाजत दे दी। यानी तलबा इन खास मालूमात के बदले में बरतानिया से मुस्तकिल बुनियादों पर पनाह की तवक्को कर रहे हैं। जी सुल्तान मौसम, वो अरसे से इसके तलबगार थे, लेकिन उन सबको अभी परवाना राहदारी दिया गया है। जब हमें यह मशकूक लगा तो हमने मशवरा किया। सलीम पाशा और इस्सत पाशा मुशावरत में शामिल थे। उन दोनों ने भी तुलबा की गिरफ्तारी के हक में अपनी राय दी। सलीम पाशा, सुल्तान मौसम, कुछ अखबारात में यह खबर शाया हुई है कि नौजवान तुलबा को जबरदस्ती गिरफ्तार किया जा रहा है, और एक अखबार में यह लिखा गया है कि रियासत मुट्ठी भर मुखालिफ तुलबा का सामना करने से आजिज है। हेकलर को बुलाइए। जो हुक्म सुल्तान मौसम। क्या सूरत हाल है कमांडर रुस्तम साहब? ये लोग कब्रिस्तान से बाहर नहीं आ रहे। ये अच्छी तरह जानते हैं कि हम अंदर दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन मैं सिपाहियों का नाम बदनाम होने नहीं दूंगा पाशा। लोग कहेंगे कि उस्मानी सिपाही चंद नौजवान लड़कों को गिरफ्तार नहीं कर पाए। पाशा, आपने सही कहा। गौर से सुनो, मैं आखिरी बार तंबीह कर रहा हूं। हम अंदर नहीं आ सकते, लेकिन गोली को कोई भी नहीं रोक सकता। सिपाहियों, निशाना लो। सिपाहियों, निशाना लो। सुल्तान मौसम, आप ना भी बुलाते तो मैं आपके पास आने वाला था। जैसा कि आप जानते हैं कि बरतानवी कब्रिस्तान उस जगह पर है जो जंग के बाद हमारे हिस्से में आई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी बरतानवी हुकूमत की है सुल्तान मौसम, और अब वहाँ कुछ तलबा मौजूद हैं जिनके पास हमारा परवाना राहदारी है। मैं उन्हें वहाँ से निकाल कर बरतानिया भेज दूंगा। किस वजह से? सिपाही उन पर बेहद जुल्म कर रहे हैं।
बरतानवी हुकूमत पूरी दुनिया में आजादी की अलम बरदार है। सुल्तान मौसम, मामला अहमद पाशा बताइए। अहमद पाशा ने वजीर आजम साहब से कब्रिस्तान से बाहर न आने वाले तुलबा पर गोली चलाने की इजाजत तलब की है। बिल्कुल नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। हमारे सिपाही अपने भाइयों पर गोली नहीं चला सकते, बिल्कुल नहीं। ये मामला तो बहुत संगीन हो गया है। मैं बरतानवी कानून के मुताबिक अमल दरामद करने पर मजबूर हूं। अब मुझे वहां जाकर उन तलबा को वहां से निकालना होगा। हेकलर साहब, हमारे सिपाहियों की इज्जत और एक वकार है। ये बहुत नाजुक मसला है, हम इसे खुद हल करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं सिफारत खाने की सवारियां लेकर कब्रिस्तान जाऊंगा और उन तलबा को वहां से निकाल लूंगा। इजाजत दीजिए। वजीर आजम पाशा को हमारे पास बुलाइए। जी बेहतर सुल्तान मौसम। पाशा, क्या आप गोली चलाने का हुक्म देंगे? हम अंदर नहीं जा सकते, ये साफ जाहिर है, क्योंकि अगर अंदर गए तो बरतानवी जमीन पर कोई ना कोई नाखुशगवार वाकया पेश आ जाएगा। पाशा, महल से खबर आई है, तुलबा पर गोली ना चलाने का हुक्म दिया गया है। तुम फौरन महल जाओ और बताओ कि हमारे सिपाहियों के वकार का मजाक बनाया जा रहा है। फौरन। जो आपका हुक्म पाशा। हम आपको अपने बेटे के करीब भी नहीं देखना चाहते। अगर ऐसा है तो फिर अब आप अपने बेटे को भी नहीं देख पाएंगी। अब्दुल कादिर, उस्मानी सिपाहियों की गोली की आवाज सुने बगैर मुखालिफत नहीं करूंगा। सुल्तान मौसम, अहमद पाशा ने एक तालिब इल्म को गोली मार दी है। अब मैं चाहता हूं कि आप उन्हें रात के वक्त महल से निकाल दें। क्या ये नामुमकिन है? क्यों? महल में मुझ पर कड़ी नजर रखी जा रही है, लेकिन अगर कोशिश के दौरान पकड़ा गया तो आपको मुझे महल से बाहर निकालना होगा।